प्यारे बच्चों, इतिहास की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम या फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो केवल ब्रिटिश उपनिवेशवाद का ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास का भी एक बहुत रोचक अध्याय माना जाता है। इसने न केवल इंग्लैंड और अमेरिका बल्कि पूरी विश्व की राजनीति को प्रभावित किया। तो हमें ये देखना है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि आखिरकार अमेरिका के लोगों ने मुक्ति संग्राम की उद्घोषणा क्यों की। हालांकि उन्होंने जो है स्वतंत्रता की चाह क्यों रखी, क्या कारण थे, और हम उन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि हम जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में उठते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम किसी भी क्रांति की बात करते हैं, किसी भी संग्राम की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि उसके कारण क्या थे। तो अगर हम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की बात करते हैं बेटे, तो देखो थोड़ा सा पृष्ठभूमि पर बात कर लेते हैं। अमेरिका में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे, जैसा कि इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको। ये 13 उपनिवेश थे। 13th जो है कॉलोनीज़ वहाँ पे थी। ये कॉलोनीज़ आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल अलग अलग थी। ये आप ये समझ लीजिए कि 13 राज्यों की तरह थी, और ये जो है आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से इनमें कोई भी समानता नहीं थी। ठीक है, इनमें से सभी जितने भी उपनिवेश थे, इनमें सबकी अपनी एक व्यवस्थापिका थी। ठीक है, अपनी एक व्यवस्थापिका थी। ठीक, और ग्रेट ब्रिटेन जो ब्रिटेन था, वो अपने उपनिवेशों को एक सीमित मात्रा में अधिकार प्रदान करता था। इसलिए यहाँ पे जो है इन उपनिवेशों में एक गवर्नर जनरल था। ठीक है, एक गवर्नर जनरल था और उस गवर्नर जनरल की एक काउंसिल होती थी। ठीक है, गवर्नर जनरल और उनकी एक अपनी काउंसिल होती थी। ठीक, तो ब्रिटेन क्या करता था कि इन उपनिवेशों से जो है रॉ मटेरियल्स मंगाता था। रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल। जैसे कच्चा माल क्या हुआ, जैसे कि अगर कपड़ा बनना है तो उसके लिए कच्चा माल क्या होता है, कपास उसके लिए कच्चा माल होता है ना। इसी तरह से अगर कोई चीज़ जैसे ऊनी वस्त्र बनने हैं तो ऊन उसके लिए जो है क्या है, कच्चा माल होगा। तो ये क्या करता था, ग्रेट ब्रिटेन अपने उपनिवेशों से कच्चा माल मंगाता था और इन उपनिवेशों को फिर तैयार माल जो है, चूँकि हमने पढ़ा है पहले कि भाई इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, बहुत सारे उद्योग थे। तो ये क्या होता था वहाँ पे कि भाई यहाँ से, इसके उपनिवेशों से क्या होता था, यहाँ से रॉ मटेरियल्स जाते थे और इंग्लैंड में जो है वो प्रोडक्ट तैयार होते थे और फिर जो है उपनिवेशों को भेजे जाते थे। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि भाई हर एक स्टेट की अपनी एक व्यवस्थापिका है ना, लेजिस्लेचर है अपनी हर उसका। ठीक, और क्या कहते हैं, व्यवस्थापिका है हर स्टेट की अपनी एक, और क्या कहते हैं कि तैयार माल, रॉ मटेरियल का आदान प्रदान हो रहा है कि भाई रॉ मटेरियल जा रहा है और वहाँ से जो है तैयार माल आ रहा है ना। और ये भी कहा जाता है कि ग्रेट ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे, क्योंकि देखो वो उपनिवेशिक युग था, हर हर जो है देश का अपना अपना उपनिवेश थे, हर शक्तिशाली देश के पास अपने अपने उपनिवेश थे। तो ग्रेट ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे, उनकी स्थिति सभी जो और देश थे उनके उपनिवेशों की तुलना में जो है, ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा बेहतर थी, संतोषजनक थी। लेकिन तब भी हम ये देखते हैं कि इतना सब कुछ होने पर भी जो है अमेरिका में क्या हुआ, मुक्ति संग्राम हुआ, या अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, है ना। मन में ये सवाल उठता है कि भाई इनके पास व्यवस्थापिका भी है, ये लोग जो हैं व्यापार कर रहे हैं ठीक ठाक, और लोगों से इनकी स्थिति संतोषजनक भी है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका में जो है वो स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं, हमेशा से हम पढ़ते आए हैं कि कारण होते हैं
तो किसी भी बात को होने के कारण होते हैं, किसी भी क्रांति के, और कारण जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक कारण जिन्हें हम कहते हैं मौलिक कारण, है ना, या परोक्ष कारण कहते हैं जिन्हें, है ना, और दूसरे जो कारण होते हैं वो कारण होते हैं तात्कालिक कारण, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कारण भी कहते हैं। तो मौलिक कारण क्या होते हैं कि भाई आप इस तरह से देख लीजिए कि बहुत सारे कारण इकट्ठा होते रहते हैं, और उसके बाद जो है तो वो क्या होते हैं, सारे के सारे मौलिक कारण होते हैं कि भाई जो जो असंतोष धीरे धीरे जन्म लेते रहते हैं। मतलब अब हो सकता है कि भाई उन्होंने कोई नीति बनाई, वो जनता के हित में नहीं थी, किसी तरह की व्यापार की नीति बनाई, वो जनता के हित में नहीं थी, जनता में असंतोष बढ़ता गया। तो ये सारे के सारे कारण क्या हुए, परोक्ष कारण हुए। और फिर तात्कालिक कारण क्या होता है कि भाई एक वक्त ऐसा आया कि ये जो है क्या हो गया कि भाई तत्काल, ये इस तरह से आप समझ लीजिए कि ये बारूद की ढेरी है, धीरे 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 असंतोष बढ़ता रहा, और एक समय ऐसा आया कि कोई एक घटना हुई और उसने इसमें चिंगारी का काम किया, और आग जो है, ढेरी में आग लग गई और वो भड़क गई, है ना। तो क्या होता है कि भाई कभी भी आग लगने के लिए, अगर हम ये देखें कि भाई आग लगने के लिए किसका होना ज़रूरी है, कि भाई आग लगने के लिए सिर्फ चिंगारी तो उसमें पड़ती है, लेकिन ढेरी तो पहले से मौजूद होती है ना। तो इसी तरह से ये जो है, जो ढेरी है वो परोक्ष कारण होता है, और जो चिंगारी होती है वो तत्कालिक कारण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे परोक्ष कारणों की, या मौलिक कारणों की बात करेंगे। अब मौलिक कारण, इसमें मौलिक कारण क्या थे? सबसे पहले हम बात करेंगे मौलिक कारणों की। ठीक है, तो सबसे पहला मौलिक कारण है बेटा दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली। दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली है, इसमें क्या है, 17वीं शताब्दी में जो पद्धति ब्रिटिश सरकार ने जो है अपनी उपनिवेशों के लिए, अपने अमेरिकी उपनिवेशों के लिए बनाई थी, वो ही पद्धति जो है अभी तक भी चल रही थी। ठीक, जब हिकदल की सरकार वहाँ पर आई तो उन्होंने जो है, हिकदल की सरकार ने जो है उन जो कानून उन्होंने बनाए थे, जो पद्धतियाँ उन्होंने बनाई थी, उसमें कुछ विस्तार किया। ठीक है, विस्तार किया, लेकिन क्योंकि अपडेटेड पॉलिसीज़ नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, अपडेटेड नहीं है। 17वीं शताब्दी में जो पुराने समय में बनाई गई हैं पॉलिसीज़, वही अभी तक इनकी जो व्यापार का विनियमित और नियंत्रित करने के लिए जो बनाया गया है, वो पॉलिसीज़ क्या हैं, अपडेटेड नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई देखो, इन्होंने क्या कर रखा है कि ब्रिटेन ने उपनिवेशों को, यानी कि अपनी कॉलोनियों को, क्या होता है कि वहाँ पे ब्रिटेन का राजकोष जो है पैसे देता है, जो कच्चा माल जाता है ब्रिटेन के राजकोष से जो है पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, विदेशी मुद्रा का भुगतान किया जाता है, इससे व्यापार संतुलन बना रहता है। ठीक भाई, ये कोशिश की है उन्होंने कि भाई जितने जैसे भी प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, तो एक तरह का संतुलन उन्होंने जो है स्थापित करने की कोशिश की है कि भाई कच्चा माल जा रहा है तो वहाँ से विदेशी मुद्रा का भुगतान हो रहा है। लेकिन ये क्या है कि भाई इस तरह के संतुलन, चूँकि पॉलिसीज़ अपडेटेड नहीं है, तो इस तरह का संतुलन जो है साम्राज्य को बनाए रखने में असफल हो रहा था। ठीक, क्यों असफल हो रहा था? क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी, ये बेसिकली किसने बनाई थी, ये कोई समझौता नहीं था कि भाई इन लोगों ने आपस में, अमेरिका की जो व्यवस्थापिका थी और ब्रिटिश की जो संसद थी, उन्होंने मिलजुल करके ये पॉलिसी नहीं बनाई थी, बल्कि ये पॉलिसी जो बनाई गई थी वो केवल ब्रिटेन की संसद ने बनाई थी और उसी के आदेश से लागू हो गई थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भाई जो ये पद्धति थी वो ब्रिटेन के हित में थी, है ना। और जो है ये क्या, भाई जाहिर सी बात है, अगर वो बनाएंगे तो अपने हित में पद्धति बनाएंगे। क्योंकि देखिए, ब्रिटेन का क्या मानना था, ब्रिटेन का मानना था कि भाई चूंकि ये हमारा उपनिवेश है अमेरिका, तो हमारा उपनिवेश है, इसलिए ये हमारे साम्राज्य का अंग है, तो हमें पूरा पूरा अधिकार है कि हमारी संसद क्या करे, इनके लिए पॉलिसीज़ बनाए। ठीक है, तो इसलिए जो है इन्होंने जो है ब्रिटिश संसद ने बहुत सारे कानून जो हैं उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाए। ठीक, कि मतलब जैसे अब कैसे व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए, देखिए
एक चीज़ ब्रिटेन में भी बन रही है ना, एक चीज़ अमेरिका में भी बन रही है, ठीक। तो उन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी ना। तो इन्होंने क्या किया कि संसद ने ब्रिटेन के साथ अमेरिका की प्रतिस्पर्धा को ख़त्म करने के लिए एक एक्ट लेकर के आए वो, ठीक है। उसे कहा जाता है औपनिवेशिक, उसे कहा जाता है औपनिवेशिक उत्पादक प्रतिबंध अधिनियम, ठीक है। या फिर अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो हम कहेंगे कॉलोनियल मैन्युफैक्चरर्स प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है। कॉलोनियल मैन्युफैक्चरर प्रोहिबिशन एक्ट या औपनिवेशिक उत्पाद प्रतिबंध अधिनियम। इस अधिनियम के अनुसार क्या है कि इस अधिनियम के अनुसार कि भाई अमेरिका में फौलाद, ऊनी वस्त्र, फौलाद यानी कि इस्पात, ठीक है, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, ठीक है, इनके निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और ये कहा गया कि भाई जितना भी यहाँ पर जो भी इनसे संबंधित कच्चा माल है, अब इनसे संबंधित कच्चा माल क्या होगा, इनसे संबंधित कच्चा माल है जैसे ऊन, रुई, है ना, लोहा, है ना, और इसके अलावा तंबाकू, है ना, ये कहा गया कि ये सारी की सारी वस्तुएं क्या की जाएंगी, अनिवार्य रूप से जो है वो कहाँ भेजी जाएंगी, इंग्लैंड भेजी जाएंगी, ठीक। इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी कच्चा माल है वो इंग्लैंड चला जाएगा और जो भी तैयार माल है वो ही वहाँ से आएगा। तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा खत्म करने की साजिश रची गई। तो इससे क्या हुआ कि इससे उपनिवेशों की जो आर्थिक समृद्धि थी, भाई चूंकि व्यापार की प्रतिस्पर्धा, व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत ज़रूरी है, तो उससे क्या हुआ कि भाई उनकी आर्थिक समृद्धि पर बहुत बुरा असर पड़ा, ठीक है। और वहाँ पर सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं की जो है अमेरिका में कमी होने लगी, ठीक। और हर एक चीज़ के लिए जो है अमेरिका इंग्लैंड पर निर्भर हो गया, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई, है ना। और अमेरिका में जो है जहाज़ों का विकास भी रुक गया, क्योंकि भाई सारा का सारा जो है फौलाद जो है वो तो उन्हें वहाँ भेजना पड़ता था, जो भी लोहा है उनको वहाँ भेजना पड़ता था, क्या कहते हैं कि ब्रिटेन भेजना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पे जहाज़ों का, जो जहाज़ थे अमेरिकी जहाज़ बनाते थे, उन जहाज़ों का विकास भी रुक गया। तो क्या हुआ कि अब लोगों में जब उनकी आर्थिक दशा खराब हुई तो लोगों में ये भावना बलवती होने लगी, लोगों को ये फील होने लगा कि भाई हमारा क्या हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है ना। तो इससे क्या हुआ कि इसके अलावा भी जो है ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जिसमें कि अमेरिका के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। तो यहाँ पर ये लोग इस तरह के कानून बनाते थे, क्रॉमवेल के समय में इस तरह के कानून बनाए गए कि क्या कहते हैं, जिसमें क्या हो कि भाई अमेरिका पर तो कड़ा प्रतिबंध लगे और ब्रिटेन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो इससे जनता ये सोचने पे मजबूर हो गई कि भाई हम आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। दूसरा जो कारण था वो था औपनिवेशिक शासन की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था। अब त्रुटिपूर्ण व्यवस्था क्या थी, मैंने आपको बताया था कि भाई एक उपनिवेशों में एक गवर्नर जनरल होते थे, ठीक है, एक गवर्नर जनरल होते थे और गवर्नर जनरल की एक काउंसिल, मैंने कहा कि उनकी क्या होती थी, एक गवर्नर जनरल और एक उनकी काउंसिल होती थी, ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल और उनकी एक परिषद होती थी, ठीक। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि भाई एक जो है व्यवस्थापिका भी थी, है ना। ये जो गवर्नर जनरल थे और उनकी काउंसिल थी,
ये ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश सरकार, आप समझ लीजिए ब्रिटिश राजा के द्वारा जो है इनको चुना जाता था, इनका मनोनयन किया जाता था। और ये उत्तरदायी भी किसके लिए होती थी? ये उत्तरदायी भी जो है, ये जवाब भी किसको देती थी? ब्रिटिश संसद के प्रति ये उत्तरदायी होती थी, या ब्रिटिश राज्य के प्रति, सरकार के प्रति ये उत्तरदायी होती थी। ठीक है। और ये जो व्यवस्थापिका थी, है ना, ये जो है क्या होता था, ये जनता के प्रति उत्तरदायी होती थी, और ये जो है जनता द्वारा इसको क्या किया जाता था, ये जो है जनता द्वारा चुनी जाती थी। ठीक है। तो इसका काम क्या था? कानून बनाना। ठीक है। ये लोग क्या करते थे, ये जनता के द्वारा चुनी जाती थी और ये लोग कानून बनाते थे। ठीक। इनका काम था कि भाई ये क्या करें, कि ये कानून निर्माण करें, कानूनों का निर्धारण करें। लेकिन ये जो कानून बनाते थे, सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी कि भाई ये गवर्नर जनरल, लेकिन वो कानून को स्वीकार करने या फिर अस्वीकार करने का अधिकार जो है वो किसके पास था? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पास। तो इनके साथ क्या होता था कि भाई ये लोग जनता के हितों के कानून बनाते थे, है ना, अमेरिका के हितों के, मान लिया जाए अमेरिका के हितों के कानून बनाते थे, लेकिन अगर वो कानून जो है ब्रिटेन के हित के नहीं होते थे तो वो भाई जाहिर सी बात है लागू नहीं होते थे। तो इससे क्या हुआ कि ये जो है, क्योंकि इनके पास जो है कानूनों को रद्द करने का, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पास कानूनों को रद्द करने का पूरा अधिकार था। तो इससे क्या है, ये जो दोहरी शासन व्यवस्था थी, इससे क्या हो रहा था कि भाई उपनिवेशिक जनता में असंतोष फैल रहा था, है ना। उपनिवेश की जनता क्या हो रही थी, उनमें उपनिवेशिक जनता में असंतोष फैल रहा था, क्योंकि अमेरिका वाले ये चाहते थे कि भाई हमारा जो स्वशासन है, हमारा जो आंतरिक शासन है, उसमें हमें जो है स्वतंत्रता मिले, है ना। और ब्रिटेन का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रिटेन को ये लगता था कि चूंकि ये हमारे साम्राज्य का हिस्सा है तो हमारा इनकी हर बात पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक। इसलिए जो है क्या था कि भाई जनता में असंतोष हो रहा था, क्योंकि जनता को ब्रिटेन का हस्तक्षेप जो है वो पसंद नहीं आ रहा था। ठीक। तीसरा, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। अब सप्तवर्षीय युद्ध का क्या प्रभाव हुआ? देखिए, कनाडा में जो है वो फ्रांस के कुछ उपनिवेश थे। ठीक। कनाडा में फ्रांस के कुछ उपनिवेश थे। ठीक। तो अमेरिका की जनता को हमेशा इस बात का भय लगा रहता था कि कनाडा में चूंकि फ्रांस के उपनिवेश हैं, तो फ्रांस कभी भी जो है वो क्या कर सकता है, अमेरिका पर हमला कर सकता है, क्योंकि कनाडा अमेरिका के पास में है। तो भाई फ्रांस जो है कनाडा को बेस बना करके कभी भी अमेरिका पर क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई ब्रिटिश सरकार के जो उपनिवेश थे उनकी स्थिति बहुत अच्छी, संतोषप्रद थी किसी अन्य राष्ट्र के उपनिवेशों से, है ना। तो उनको ये लगता था अमेरिका वालों को कि भाई अभी तो हम इतनी तकलीफ में हैं, कहीं फ्रांस हम पे अधिकार न कर ले, हम और तकलीफ में आ जाएं। इस भय से जो है वो कभी भी जो है ब्रिटिश सरकार का विरोध अमेरिका वाले नहीं करते थे। उनका एक ही कारण था कि भाई कभी फ्रांस हम पर न कर ले। लेकिन जब सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की हार हो गई, है ना, और कनाडा पर इंग्लैंड ने अधिकार कर लिया, तो क्या हुआ कि भाई भाई अमेरिका वासियों का ये भय जो है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है। तो उनका जो है, जैसे ही फ्रांस का संकट ख़त्म हुआ, उनका उत्साह बढ़ गया और उनको ये लगा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, अब जो है हमें जो है इनके खिलाफ हम जो है आवाज़ आसानी से उठा सकते हैं। इसके अलावा जो है युद्ध से फ्रांस कमज़ोर भी हो गया, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं, हम जो है, और दूसरा क्या है, इंग्लैंड को भी जो है आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड भी अपनी आर्थिक समस्याओं में फंस गया, है ना। तो इनके लिए विन विन सिचुएशन हो गई कि भाई एक तरफ तो भय खत्म हो गया और दूसरा जो है इंग्लैंड में भी आर्थिक समस्याएं शुरू हो गई। ठीक है। तो लेकिन अब इंग्लैंड की पहली प्राथमिकता क्या हो गई
कि वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारे, न कि जो है वो उसकी ये नहीं रहे कि भाई वो जो है अमेरिका की जनता की समस्याएं सुलझाए या कुछ करे। उनकी इंग्लैंड की पहली प्राथमिकता हो गई कि वो क्या करे, अपना आर्थिक स्थिति को सुधारे। ठीक है, तो यहाँ इससे क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे जो है, इसके लिए हम आगे देखेंगे कि भाई अमेरिका की जनता को इस बात से कोई सहानुभूति नहीं है, इंग्लैंड वाले कर लगाएंगे, तो धीरे धीरे जो है क्या होने लगी, अग्नि, जो द्वेष की अग्नि थी दोनों के बीच में, इंग्लैंड के बीच में और अमेरिका के बीच में द्वेष पनपने लगा। ठीक है, अब चौथा है ग्रेनविल के अनुचित कार्य। ठीक है, ग्रेनविल के अनुचित कार्य जो चौथा कारण है। अब क्या है कि 1763 में जब सप्तवर्षीय युद्ध 7 ईयर वॉर जब समाप्त हुआ, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे ग्रेनविल। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अमेरिका स्थित उपनिवेशों के लिए 4 नियम पारित किए। ये चारों ही नियम अमेरिका की जनता के हित में नहीं थे। इन्होंने क्या किया कि जो सबसे पहला नियम था, इन्होंने क्या किया कि उपनिवेशों में चोर बाजारी का मतलब क्या होता है? चोर बाजारी का मतलब बिना टैक्स दिए व्यापार करने को चोर बाजारी कहा जाता है। ठीक है, चोर बाजारी रोकने के लिए और जो नियम बनाए थे ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, जो वाणिज्य प्रणाली थी, जो नियम बनाए थे ब्रिटिश सरकार ने व्यापार के, उनको उनका विरोध करने वाले, उनका जो है क्या करने वाले, उनका विरोध करने वालों को दंडित करने के लिए, उनको दंड देने के लिए, है ना, एडमिरलिटी कोर्ट की स्थापना की। ठीक है, एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना की कि भाई जो उपनिवेशों में चोर बाजारी करते हैं लोग, या जो वाणिज्यिक प्रणाली है जो इंग्लैंड ने बनाई हुई है, उसका जो इस्तेमाल, जो नहीं उसका पालन कर रहे हैं, उनको दंड देने के लिए एक कोर्ट बनाया। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया कि इसी वर्ष इन्होंने शीरा कानून बनाया ना, शीरा कानून बनाया और शीरे पे से आयात कर घटा दिया। बेटे, जब आयात कर घटा दिया जाता है तो क्या होता है, आयात कर घटाने पर जो घरेलू उद्योग होते हैं, है ना, जो स्थानीय उद्योग होते हैं, उन्हें घाटा होता है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका वासियों को घाटा हुआ। तीसरी चीज इन्होंने क्या की, तीसरी चीज इन्होंने कहा कि भाई जो अमेरिका के खर्च पर, इन्होंने कहा कि भाई एक छोटी सेना रखेंगे अमेरिका में और उसका 1/3 भाग जो है खर्च जो है वो अमेरिका को देना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा चौथा इन्होंने क्या किया कि भाई मिसिसिपी के बहुत बड़े बड़े प्रदेश जो हैं वो रेड इंडियंस को दे दिए। ठीक है, रेड इंडियंस को दे दिए। तो इससे क्या हुआ कि इन सारे ग्रेनविल के इन सारे कामों से अमेरिका की जनता ने इसको अपना अपमान समझा। उन्होंने कहा कि भाई क्या, वो बहुत क्रोधित हो गई। उन लोगों की दृष्टि में ये सारे के सारे नियम जो हैं बहुत अपमानजनक थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, क्रांति करने का निर्णय लिया। पांचवा जो कारण था वो क्या कारण था कि भाई अमेरिका और इंग्लैंड के जो सोच थी, है ना, जो दृष्टिकोण था, वो क्या था, एकदम अलग अलग दृष्टिकोण था। ठीक, ये दोनों ही अंग्रेज जाति से, यहाँ पे अमेरिका वाले भी अंग्रेज जाति से संबंधित थे और इंग्लैंड वाले भी अंग्रेज जाति से संबंधित थे। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो इंग्लैंड था वो कुलीन राजतंत्र का समर्थक था। ठीक है, जबकि अमेरिका जो है वो प्रजातंत्र का समर्थक था। तो हम जाहिर सी बात है, चूंकि उन दोनों के दृष्टिकोणों में बिल्कुल अंतर था, है ना, तो इनकी विरोधी भावनाओं के कारण दोनों में संघर्ष क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि 5 परोक्ष कारण थे जिन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में बारूद की ढेरी का काम किया, है ना। तो ये बारूद की ढेरी है और अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि भाई चिंगारी का काम किसने किया, जिससे कि क्या हुआ,
ज्वाला फूट पड़ी, है ना, या हम कहें कि भाई चिंगारी का काम किसने किया जिससे आग लग गई। तो मेरे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। होप कि आपको जो है समझ में आया होगा। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि अमेरिका में के तात्कालिक कारण क्या थे। तब तक के लिए पढ़िए और खुश रहिए।